The hopes that you bring, the dreams that you share, the pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, as you USV, you before we, as USV. USV, your reliable healthcare partner. नमस्कार सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं डॉक्टर के.पी. सिंह फोर्टिस हॉस्पिटल में डायबिटीज़ का डायरेक्टर हूँ, एंडोक्रोलॉजी और डायबिटीज़ का। मेरे साथ 3 एक्सपर्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं तीनों उत्तर भारत के। सबसे पहले डॉक्टर गगन प्रिया फोर्टिस और आईवी में डायबिटीज़ की सुपर स्पेशलिस्ट हैं। मध्य में हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत माथुर हैं जो मैक्स हॉस्पिटल में डायबिटीज़ और एंडोक्रोलॉजी के डायरेक्टर हैं। और उस कोने में डॉक्टर रजत गुप्ता हैं जो एल्केमिस्ट पंचकुला के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोक्रोलॉजी डायबिटीज़ के। तो पहला सवाल है, मैं डॉक्टर गगन प्रिया से पूछना चाहूँगा कि इंडिया में जो है डायबिटीज़ के नंबर बढ़ता जा रहा है और इस आबादी के साथ साथ नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? इंडिया इस वक्त अगर हम वर्ल्ड के लिस्ट में देखें नंबर 2 है डायबिटीज़ की पॉपुलेशन में। एक मेजर कारण है कि पॉपुलेशन वाइज भी हमारी कंट्री बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, बट पिछले कुछ दशकों में देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन बहुत ही चेंज हो गया है। बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, खाने में सरप्लस ऑफ फूड, जंक फूड ज़्यादा है, चलना फिरना कम है लोगों का, हर चीज़ में कार ऑटो ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक ये मेजर रीज़न है। दूसरा जो हमारी पॉपुलेशन है, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें वैसे भी एक जेनेटिक रिस्क है डायबिटीज़ का। सो मधुमेह की बीमारी ज़्यादा जल्दी हो सकती है, खास करके जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आ जाती है। डॉक्टर माथुर, भारत एक नौजवानों का, युवाओं का देश है और युवाओं बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये मोटापा है और डायबिटीज़ दोनों, उससे कोई इसका रिलेशन है? इसमें 3 पॉइंट्स हैं, यंग, ओबीज और डायबिटीज़, यानी नौजवान, मोटापा और डायबिटीज़। इस समय हमारे देश में लगभग 35 to 50% यंग पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की। और जहाँ तक मोटापे का सवाल है, जैसा डॉक्टर गगन प्रिया ने कहा कि जो हमारी जीवन शैली में बदलाव है उसने इस चीज़ को बढ़ाया है, मोटापे को बढ़ाया है। और जो लोग मोटे हैं या ख़ास तौर पे जिनके पेट, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जिनका पेट बड़ा है, तो इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं जज करने के, जिसमें वेस्ट सरकमफ्रेंस देखी जाती है। तो अगर वो ज़्यादा है, जो कि वैसे तो 40 इंचेस है, बट इवन 35 से ज़्यादा भी है, तो मोटापा है। और वो मोटापा जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है उसके प्रभाव को कम करता है। कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो पहले एडल्ट्स में होती थी, आजकल बच्चों में भी आ गई। तो पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़ मानते हैं कि बच्चों में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों उसमें आ गई। तो क्या ये जो गेम्स हैं, गेम्स आजकल फील्ड्स में नहीं होते, कंप्यूटर गेम्स, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चों में जो मोटापे की प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, रफली वो एसेस की गई है 15% के लगभग। और जो डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ यानी बड़ों वाली डायबिटीज़ जो बड़ों को होती है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, उसका इंसिडेंस भी इन बच्चों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो आपने कहा कि जो आउटडोर एक्टिविटी, यानी जो खेल कूद बाहर मैदान में और बच्चों के साथ जो होते हैं वो छूट रहे हैं, और कंप्यूटर से एडिक्शन बच्चों का बढ़ रहा है, और वो अधिकतर घर के अंदर बैठकर ही अपने कंप्यूटर पर खेलते रहते हैं। उसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज़ भी बढ़ रहा है। कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, और वो टेस्ट में जो टारगेट्स देते हैं कि भाई इतना रहना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या आप बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को? डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बड़ा कंफर्म होना चाहिए, बड़ा पुख्ता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायबिटीज़ है या नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, सिंपल टेस्ट है, करना खाली पेट है, बिल्कुल 8 से 10 घंटे कुछ नहीं खाना,
उसके बाद शुगर टेस्ट करा, उसका हमने एक लेवल देखा, अगर 100 से कम है तो ठीक है, नॉर्मल है, अगर 126 है या उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। 100 और 126 का रेंज हम बोलते हैं रिस्क पे, कि पर्सन को डायबिटीज़ होने का रिस्क है, प्री डायबिटीज़। अगर HbA1c एक टेस्ट और होता है, अगर वो करें तो और भी अच्छी बात है, उससे टेस्ट करके सेंसिटिविटी जैसे कि मिस करने का चांस कम हो जाता है। तो HbA1c टेस्ट जिसमें 3 महीने का एक एग्रीगेट शुगर कंट्रोल अपने को मिल जाता है, तो उसका भी एक रेंज है, अगर 5.7 से कम है तो ठीक है, 6.5 है या उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, बीच की रेंज प्री डायबिटिक है। किसी किसी इंडिविजुअल में अपने को लगता है कि डिफरेंस है, फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, HbA1c ज़्यादा है, या फास्टिंग शुगर ज़्यादा है, HbA1c कम है, तो हम एक और टेस्ट कर सकते हैं, वो हम ग्लूकोज दे के करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को वो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या आप रैंडम शुगर भी कर सकते हैं? वैसे मैं समझता हूँ कि आजकल HbA1c भी पॉइंट ऑफ केयर मशीन से हो जाता है, बट अगर शुगर रैंडम में 200 से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, सिम्टम बिल्कुल डायग्नोस्टिक हैं, जैसे कि बिल्कुल मुंह सूखना, पेशाब उसको ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे कि आप टारगेट देते हैं कि टारगेट जो है ना, जैसे जो मरीज ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए क्या टारगेट आप अपनाना चाहते हैं? टारगेट सर हाँ, हम प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज़ में जो आम पेशेंट है। डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट उसका अलग क्राइटेरिया है, बट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम मोस्टली देखते हैं, तो जो सबसे अच्छा टारगेट है वो 7% HbA1c या फिर उससे कम, 6.5-7 के बीच ये में। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के हिसाब से अमेरिकन डायबिटीज आप एसोसिएशन बता के हिसाब रहे से हैं। है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से एल्डरली एज ग्रुप में हैं, जिनको और भी कुछ बीमारियां साथ में हैं, जिनको शुगर का दवाई ज़्यादा देने से शुगर घट जाने का रिस्क है, तो उसके लिए हम थोड़ा टारगेट रिलीज कर सकते हैं, उसको 7 से 7.5 तक रख सकते हैं। डॉक्टर गगन प्रिया, आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि टारगेट्स के ऊपर आते हैं कि जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, शुगर की बीमारी जो साइलेंटली कॉम्प्लिकेशंस करती हैं, और एक ऑर्गन है कि गुर्दा, जो गुर्दे की बीमारी आजकल डायबिटीज़ की वजह से बढ़ती जा रही है, और काफ़ी पेशेंट आप देखते हैं कि ट्रांसप्लांट करा के आ रहे हैं, डायलिसिस पे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम डायबिटीज़, मधुमेह के लक्षण की बात करी कि जैसे पेशाब ज़्यादा आना, वज़न घटना, ये सब लक्षण तो बहुत कम लोगों में होते हैं। मधुमेह की बीमारी खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, जिसमें कि गुर्दा आता है, दिल, हार्ट आता है, और साथ में उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या नसें आती हैं, ये इन्वॉल्व हो सकती हैं। जे असी देखिए तो इंडिया विच भी इस वेले सब तो ज़्यादा नंबर 1 कारण जिहड़ा किडनी फेलियर दा हुण साडे यूनिट्स विच असी अपने हॉस्पिटल्स भी देख रहे हैं, ट्रांसप्लांट दा भी सब तो पहला रीज़न और डायलिसिस दा भी सब तो पहला रीज़न डायबिटीज़ हो गई है। वो पूरा स्पैक्ट्रम ही पिछले 10-20 सालों तो चेंज हो रहा है कि ਜਿਹੜੇ भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट अद्धियां नूं तां डायबिटीज़ करके ही उत्थे डायलिसिस तक पहुँचे हैं। कि सबसे पहला जो आप टेस्ट कि इस मरीज को गुर्दे की बीमारी शुरू हो गई है, उससे पहले ही आप रिवर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या टेस्ट करना चाहेंगे? क्या अपने दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सब तो पहला सानू ये समझना है कि जे असी डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो बचिया जा सकता है। गुड कंट्रोल इसी कहने जिदा असी अच्छे कर्म कमा ले शुरू विच तो उसका फल अच्छा ही होएगा। सो गुड कंट्रोल इन इनिशियल ईयर्स, बाद विच फ़ायदा होएगा। हर साल असी डायबिटीज़ के मरीजों में जनरली किडनी का टेस्ट करते हैं, जिस विच की ब्लड टेस्ट भी होएगा, यूरिया क्रिएटिनिन सिंपल टेस्ट, और बहुत अहम हैगा कि उन्होंने यूरिन प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं, इसलिए असी यूरिन टेस्ट मैं करते यही हैं। कहना चाहता हूँ कि यूरिया क्रिएटिनिन बहुत देर से बढ़ते हैं, बिल्कुल जब होता है इसका मतलब वो 50% से भी नीचे किडनी डैमेज हो गया। तो सबसे पहले आपने बताया कि यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और उसका एक टेस्ट का नाम है UACR, यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। यूजुअली कितने साल के बाद आप रिकमेंड करते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि हम मेनली उसकी बात कर रहे हैं, उसमें हमें पहले दिन से ये टेस्ट शुरू करना चाहिए। पहले दिन जब पहली बार मरीज़ आया, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बहुत सालों से डायबिटीज़ है। सो पहली विजिट पे, और फिर कम से कम हर साल, अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है तो हर 3 से 6 महीने में टेस्ट रिपीट करना है। दूसरी बात है कि दवाइयों में भी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ अब आ गई हैं डायबिटीज़ की, जो कि इसमें फ़ायदा करती हैं, किडनी के प्रोग्रेशन को रोकती हैं। वो तो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर पे भी काम करती हैं, गुर्दे में भी फ़ायदा करती हैं। तो जब हम एज एन एक्सपर्ट, हाँ, जब हमें को कहना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ अगर बताया चाहे ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी हो तो उसको आप रिकमेंड करते हैं कि आप लेना चाहिए?
अब वक्त है एक ब्रेक का। The homes that you bring, the dreams that you share, pleasure you get when you know that we care. The faith that you place, the trust that we share, the joy in your heart when you know that we care. You before we, as USP. You before we, as USP. USV, your reliable healthcare partner. दर्शकों दोबारा स्वागत है। डॉक्टर रजत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे परिवार और वंशानुगत ये जो बीमारी है, आप इसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? डायबिटीज़ का 2 ही रिस्क फैक्टर है। नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 जेनेटिक्स या फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होना। तो एक चीज़ मॉडिफाइबल है, एक चीज़ मॉडिफाइबल नहीं है। तो जेनेटिक्स में तो यही है कि अगर पेरेंट्स में किसी को है, फादर को है या मदर को है या किसी सिबलिंग को है, मतलब भाई बहन में किसी को डायबिटीज़ है, बड़े भाई को, बड़ी बहन को है, तो डायबिटीज़ या शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं कि वो होगा ही होगा। तो अगर हम अपने बाकी लाइफस्टाइल को, अपने रिस्क फैक्टर्स को कवर कर लेते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे हमने डिस्कस किया, मोटापा अपना कंट्रोल करके रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट लिमिटेड लेते हैं, वेट बढ़ने नहीं देते, तो वो रिस्क को हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है 0 ना कर सकें, हो सकता है 40 साल की बजाय 60 साल में जाके डायबिटीज़ हो, उसको डिले कर सकें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी को दोनों पेरेंट्स, माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है, तो उसमें बच्चों में कितने % चांस है? सर रिस्क तो काफ़ी है, 50 to 60% रिस्क है। एक पेरेंट्स को है तो 30% तक का रिस्क है। बट वो रिस्क एज आई सेड कि वो हम एब्सोल्यूट रिस्क है वो ट्रांसमिशन का। बट अगर हम अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखें तो ऐसे समझना नहीं चाहिए कि जी मदर फादर को डायबिटीज है तो मेरे को होना ही होना है। हाँ, रिस्क ज़्यादा है तो उतना मेहनत करें, ज़्यादा है उतना एक्सरसाइज करें, कंट्रोल करें। डॉक्टर रजत, आप मोडी के बारे में क्या दर्शकों को कहना मोदी सर चाहेंगे? बहुत ही अनकॉमन टाइप का डायबिटीज़ है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। उसमें सिंगल जीन ट्रांसमिशन है, मतलब वो नहीं, उसको कैसे बताएंगे कि एक जनरेशन, वो 3 जनरेशन में सर होता है, लगातार 3 जनरेशन में वो डायबिटीज दिखता है। उसका थोड़ा लक्षण भी अलग होता है, थोड़ी हल्की टाइप की डायबिटीज है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डायबिटीज नहीं होता। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज हम देखते हैं। नहीं, टाइप 2 डायबिटीज मोडी में तो क्या दवाइयाँ काम करेंगी या मोडी में सर दवाइयाँ काम करती पहले हैं। पहले 10 साल में हाँ, दवाइयाँ सर काम करेंगी। इवन टाइप 2 डायबिटीज में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाइयाँ काम करती हैं। बहुत लेट स्टेज में जब बॉडी से इंसुलिन बनना धीरे धीरे कम होता है तो हमें इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी आ सकता है। डॉक्टर माथुर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो काफ़ी कॉमन है कि विजन उसको कम हो गया, दृष्टि दिखना कम हो गया, तो इसमें ब्लाइंडनेस एंड डायबिटीज़ या कि विजन, उसमें आप क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण भारत में डायबिटीज़ है। यानी जब शुगर बढ़ी रहती है तो वो आँख की नसों को या कहिए जो खून ले जाने वाली नसें उनको नुकसान, डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, तो उससे रेटिना जो हमारी आँख का पर्दा है उसके ऊपर असर पड़ता है, उसके ऊपर सोजिश आती है, उसके ऊपर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उससे देखने में दिक्कत आती क्या इसके अलावा कोई और भी कारण हो सकता है कि विजन कम हो रही है डायबिटीज़ की? है। डायबिटीज़ कोई में चिट्टा मोतिया बोलते हैं जैसे कैटरेक्ट के बारे में आप? वो भी इसमें ज़्यादा होता है, जल्दी आ जाता है। वो जल्दी आ जाता है और वो फिर भी आसान है, बट जो पर्दे का डिफेक्ट है वो ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर गगन प्रिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि डायबिटीज़ के बारे में और प्रेगनेंसी कैसे प्लान करनी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या करनी है और कौन कौन सी दवाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं ले सकते, जैसे आम ब्लड प्रेशर की दवाई कौन सी नहीं लेनी जिससे कि दिक्कत ना हो जाए फीटस को? जबकि कोई भी मधुमेह से ग्रस्त महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। मतलब साडा यूजुअल कंसल्टेशन आप ਹੁੰਦਾ कहते है हैं कि कि 3 महीने 4 महीने ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल करना है, दवाइयाँ चेंज करनियाँ पैंदियां है, कुछ ब्लड प्रेशर दी दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਫਨਾਈਲ ਯੂਰੀਆਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ प्रेगनेंसी तो कोई गोली भी दे सकते हैं जैसे कोई बहुत घट दवाइयाँ एक्चुअली अप्रूव्ड हैगियाँ, मेटफॉर्मिन हैगी बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगी कंट्रोल विच, और
ਬੱਚੇ भी ਨੂੰ insulin ਕ੍ਰਾਸ देना ਓਵਰ पड़ता ਕਰ है, ਸਕਦੀ ਹੈ। insulin देना ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸੇਫੈਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। और जो GDA में दूसरी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है फिर बाद में होता है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਚੇਂਜਸ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ, ਵਜ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। तो इलाज बदल जाता है। इलाज बिल्कुल बदल जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो ब्लड प्रेशर की कोई सी दवाई आप कहना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे वो दवाई नहीं लेनी है आपको, जो कॉमन दवाई है ब्लड प्रेशर की? सबसे कॉमन जो हम ब्लड प्रेशर की दवाई शुगर के पेशेंट्स में देते हैं, जो कैटेगरी होती है एस इनहिबिटर्स या ARBs, वो प्रेगनेंसी में टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन हो गए, ये बंद करनी पड़ती है। डॉक्टर माथुर, जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि जो जैसे कि कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट कम होता है, जो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो बड़ी आम धारणा है कि जी मेरे को आप दवाई बता दो लेकिन मैं सोचूंगा कि लेने नहीं लेना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बीच में फासला है वो बड़ा कम है। अब जब हम डायबिटीज़ में कोई भी दवा देते हैं तो उसके जो फ़ायदे वाले इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए देते हैं, लेकिन ये डॉक्टर काम है कि वो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट जो उसकी नॉलेज में है, जो उसने पढ़ा है, उसको वो ऑब्ज़र्व करे जब भी पेशेंट आता है तब, चाहे तो अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या कुछ टेस्ट करा के। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट दुष्प्रभाव है वो है लो ब्लड शुगर, जो पेशेंट खुद समझ सकता है और उसको इसके बारे में एजुकेट करना जरूरी है। और परिवार के सदस्यों को लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं उसको, तो परिवार के उसके इर्द गिर्द जो भी उनको भी पता होना चाहिए। डॉक्टर रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो रिलीजियस फास्ट हैं, रमज़ान है, रमादान, मिडिल ईस्ट में यहाँ पे भी काफ़ी लोग मुस्लिम भाई बहन रखते हैं और नवरात्रों में फास्ट रखते हैं, तो उसमें आप क्या प्रिकॉशंस कहना चाहेंगे कि दर्शकों को कि किस तरह से क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, उस समय कैसे लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस तो वही हैं जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि शुगर घटने का रिस्क रहता है, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक वो खाना नहीं खाते, तो दवाई को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ऐसी दवाई भी दे सकते हैं। कुछ दवाइयों में शुगर घटने का रिस्क ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फास्ट रखते हैं, निर्जला फास्ट रखते हैं या कुछ खा सकते हैं, तो वो इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, हर एक से पूछना भी जरूरी है। और कोई जैसे कि नवरात्रों में जो हिंदू फास्ट रखते हैं वो उसमें फ्रूट्स और सीरियल्स नहीं खाते, वो बीच बीच में खाते रहते हैं, उसमें से ज़्यादा मुझे लगता है कि दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई इंसुलिन लगा रहा है थोड़ा उसका डोज कम कर सकते तो हैं। जो जैसे कि रमज़ान में तो उसकी दवाई जैसे रोज़ा शुरू करते हैं तो उस समय ले सकते हैं। हाँ, सुबह के टाइम ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। गगन प्रिय, मैं आपसे पुनः पूछना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को एक बार दवाई लग गई तो क्या कहते हैं कि वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर शुगर कंट्रोल होती जा रही है, या हमेशा कहते हैं कि जो एक बार दवाई लगी तो लगी रहती है, ऐसे उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जो एक जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं दवाइयों के दवाइयों के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, उन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहली चीज़ तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है कि लंबी बीमारी है। अक्सर धारणा ये रहती है कि हमारी शुगर कंट्रोल हो गई, अब बीमारी ख़त्म हो गई, तो लोगों की टेंडेंसी यही होगी कि हम दवाई बंद कर दें, कम कर दें, घटा दें, बट इससे नुकसान ही होता है। नॉर्मल आम तौर पे हम यही कहते हैं कि हर 3 महीने में अगर आपको सब कुछ सही भी लग रहा है तो कम से कम 3 महीने में दिखाते रहिए, ताकि सिचुएशन को दोबारा से स्टडी किया जाए और फिर एडजस्टमेंट की जाए। सेल्फ एडजस्टमेंट अक्सर नुकसान देती है, फ़ायदा कम देती है। और जहाँ तक कि साइड इफ़ेक्ट्स की, जैसे डॉक्टर माथुर ने भी बात की थी, हम एज डॉक्टर्स ये हमारा काम है देखना कि कौन सी दवाई फ़ायदा कितना कर रही है, और अगर लग रहा है कि किसी की शुगर बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो दवाई की डोज कम की। ऐसा हो सकता है कि लाइफ स्टाइल से कंटिन्यू हो जाए कि डायबिटीज़ अगर नॉर्मल आ रही तो दवाई आप कम नहीं कर होता। दें। डॉक्टर माथुर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि हार्ट और डायबिटीज़, तो इसके बारे में आप क्या करें कि जो साइलेंट हार्ट अटैक आता है या हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या रेगुलर चेकअप क्या करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट अटैक होने का रिस्क डबल होता है नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में। प्लस एक और चीज़ देखी गई है कि हार्ट फेलियर का रिस्क भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, आप कहना चाहते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों कई गुना बढ़ जाता है? कई गुना बढ़ जाते हैं, और इसलिए इससे बचने का दो ही तरीके हैं। एक तो
अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखा जाए, वन। दूसरे, अपने डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का अच्छा नियंत्रण किया जाए। और अगर उसको हार्ट अटैक हो चुका है या रिस्क है तो उसको डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और बीच बीच में दिखाते रहना चाहिए। क्या डायबिटीज़ पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर दवाई लेने की ज़रूरत है या कभी दवाई छूट सकती है, दवाई बदल सकती है? तो डॉक्टर गगन प्रिया ने पहले बताया। डॉक्टर रजत, आप कुछ बताना चाहेंगे कि कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, जैसे आजकल नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं? सर, जो अभी डॉक्टर गगन प्रिया ने बताया वही मैं दोबारा रीइंफोर्स करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का डिजीज़ आपने डायग्नोसिस कंफर्म करा तो वो रहेगा, डायबिटीज़ तो रहेगा। आप उसको लाइफस्टाइल से एडजस्ट करो या ट्रीट करो या एक्सरसाइज से ट्रीट करो या फिर मेडिसिन से ट्रीट करो। टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए। अगर हमारा शुगर कंट्रोल है सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो मेडिसिन को हम थोड़ा सा डेफर कर सकते हैं। जब हमें लगा कि शुगर अब इस रेंज से ज़्यादा आ गया तो हमने मेडिसिन ऐड कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जब दवाई शुरू करते हैं तो कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन दवाई लगातार खाते रहना पड़ता है। तो सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, मैं सबका कंक्लूड करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट में है, सबसे पहले जो रहन सहन, लाइफ स्टाइल ज़रूरी है। डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ज़रूरी हैं। डायबिटीज़ की मेडिसिन्स के अलावा जो अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, वो ज़रूरी है। और रेगुलर चेकअप। एक आम बीमारी तो न्यूरोपैथी, कि पैरों को पता नहीं चलता कि उसमें लातों में दर्द होने लग जाता है, सुन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी चेकअप करना होता है, फुट का रेगुलर चेकअप। डॉक्टर गगन प्रिया, डॉक्टर माथुर, डॉक्टर रजत को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।